कहानी हमारे एक प्रमुख पात्र तेजू के साथ शुरू होती है, जो हमारे मुख्य प्रमुख पात्र को बताने के लिए प्रयोगशाला में दौड़ता है। सेंकू, वह जो 5 साल से अपनी भावनाओं को यूजरिहा उसके प्रति स्वीकार करना चाहता है। क्रश, सेंकू उसे बताता है कि वह उसके तर्कहीन निर्णयों में रुचि नहीं रखता है। हालांकि वह उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए उसे प्यार का पोषण पेश करता है, लेकिन तेजू उसे त्याग देता है, कहते हुए कि वह सस्ते ट्रिक्स पर निर्भर नहीं करेगा जब वह प्यार का पोषण फट जाता है। और सेंकू समझाता है कि वास्तव में यह गैसोलीन था, लेकिन वह 100% सुनिश्चित था कि तेजू इसे नहीं लेगा। बाहर तेजू यूजरे से मिलता है ताकि वह उसे अपनी भावनाओं का इजहार कर सके। इसी बीच दूसरों ने उसके प्रस्ताव के परिणाम पर बाजी लगा दी। जिस समय तेजू अंत में अपने संदेहों को तरफ कर देता है, उसे एक किरण की रोशनी द्वारा विच्छेदित किया जाता है। यह प्रकाश पूरी दुनिया पर चमकता है। जो भी मानव इसे छूता है वह पत्थरित हो जाता है। दुनिया तुरंत ही अराजकता में गिर जाती है। केवल जानवर बचे होते हैं। केजू को यह ध्यान आता है कि वह अब भी सचेत है। वह प्रतिज्ञा करता है कि वह सने रहेगा जब तक कि वह अपनी भावनाओं का इजहार नहीं कर सकता। समय बीतता है, दिन बीतते हैं, दशक, शताब्दी बीत जाती है, जब तक कि दुनिया पुनः पत्थर युग में प्रवेश नहीं करती। एक दिन तेजू अचानक अपने पत्थरीकरण से मुक्त हो जाता है। जब वह पत्थर की दुनिया का अन्वेषण करता है, वह अपने प्यारे यूजरा के साथ अच्छे समयों को याद करता है, जिसे वह कैम्फोर वृक्ष के पास अभी भी खड़ा देखता है। वह अब भी पत्थरीत यूजरिया को अपनी भावनाओं का इजहार करता है, और जब वह उसके शरीर के करीब जाता है, वह पेड़ में नक्काशी का संदेश देखता है। वह सेंकू का इंतजार कर रहा है। सेंकू उसे बताता है कि तारीख है 5 अक्टूबर 5728। पत्थर में बदलने के बाद 3700 वर्ष बीत गए हैं। सेंकू का कहना है कि वह पत्थरित होने के दौरान सेकंड गिन रहा था जब तक वह मुक्त नहीं हो गया। वह तेजू को अपने आधार पर ले जाता है, जहां वे पत्थर की दुनिया में जीवन यापन के लिए उपकरण आविष्कार करना शुरू करते हैं। अगले दिन वे एक गुफा में जाते हैं, जहां सेंकू समझाता है कि वे पहले जागने के कारण कुछ तो है। गुफा, सेंकू समझाता है कि गुफा से टपकने वाला तरल पदार्थ नाइट्रिक अम्ल हो सकता है, जो उनकी पत्थरीकरण को संघनित करने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। सेंकू ने पहले से ही तरल पदार्थ के साथ प्रयोग शुरू कर दिए हैं, लेकिन सफल नहीं हुए हैं। वे जंगली अंगूरों का उपयोग करके शराब बनाने का फैसला करते हैं। सेंकू बुद्धिमान सामग्री का सामना करता है, जबकि तेजू मैनुअल श्रम करता है। 3 सप्ताह बाद उनके पास एक होता है। उन्होंने शराब हासिल की तो वे इसे अस्वीकार करने लगते हैं। सेंकू का मिट्टी का बर्तन कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होता है, इसलिए वे धीमे दृष्टिकोण का चयन करते हैं। 1 साल के बाद वे एक मिश्रण बनाने में सफल होते हैं, जिसका उपयोग वे एक पक्षी को पथरीला बनाने के लिए करते हैं। तेजू अगले तरल पदार्थ के साथ यूजरिहा को पुनर्जीवित करने का फैसला करता है। वह अचानक आधे रास्ते में रुक जाता है, यह समझते हुए कि वह नग्न पुनर्जीवित होगी। वह अपने स्थिर शरीर को उनके शिविर वापस ले जाने की कोशिश करती है। हालांकि उनके रास्ते में एक शेर उनका पीछा करने लगता है। शेर मारने का अनुसरण करते हैं, इसलिए तेजू हान का उपयोगकर्ता स्वयं बलिदान की क्रिया में सेंकू के शरीर को डालता है। सेंकू उनकी योजना से सहमत नहीं होते हैं, तो वे अपनी भागने का कार्य जारी रखते हैं। तेजू मजबूत योद्धा पर पुनर्जीवन तरल पदार्थ का उपयोग करने का निर्णय लेता है ताकि वह उन्हें बचा सके। शिशियो त्सुकासा नामक योद्धा अपनी पत्थरीकरण से बाहर निकलता है और शेर को केवल बल से हराता है। वह उन्हें बताता है कि वह इसके आगे उन्हें सुरक्षित रखेगा। केइजू एक विश्वसनीय सहयोगी के पास होने पर खुश है, लेकिन सेंकू ने अपने नए मित्र पर संदेह जताया। आधार पर वे एक दूसरे से परिचय कराते हैं। त्सुकासा टीम का शिकारी होने के लिए स्वयंसेवी होता है। उसका अद्भुत शिकार कौशल टीम को बेहतर खाने में सक्षम बनाता है। मानसब सेंकी समूह को बताते हैं कि उन्हें कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत है उनकी उन्नति के साथ आगे बढ़ने के लिए। वह तेजू से कहता है कि वह सीपियां उठाए जिसे वे इसका कार्बोनेट प्राप्त करने के लिए कुचल देंगे। त्सुकासा सेंकू को एक बचपन की कहानी सुनाता है, जहां वह अपनी बीमार बहन के लिए हार बनाने के लिए शंख इकट्ठा कर रहा था। उसे एक आदमी ने पीटा जो उसे शंखों की चोरी का आरोपी बनाता है। कहानी के बाद वह एक पत्थरीकृत व्यक्ति का सिर तोड़ देता है। सेंकू को बताता है कि उसे उन भ्रष्ट वयस्कों को पुनर्जीवित नहीं करना चाहिए जो अंततः उनके निःशुल्क स्वर्ग को दूषित कर देंगे। वह उसे रोकता है, कहता है कि वह दुनिया में हर एक व्यक्ति को पुनर्जीवित करने जा रहा है। सेंकू यह समझता है कि त्सुकासा खराब खबर है, इसलिए वह पुनर्जीवन द्रव्य के रहस्य को छिपाकर उसे नियंत्रण में रखने की योजना बनाता है। हालांकि तेजू दौड़ता हुआ कहता है कि उसने गुफा से पूरा मटका तरल पदार्थ प्राप्त किया है। सेंकू के पास त्सुकासा को गुफा के बारे में बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। जबकि वह गुफा के लिए जाता है, सेंकू इस मौका का उपयोग करके मिश्रण करने में लग जाता है। त्सुकासा उसे ऐसा करते हुए नहीं देखता है। वे तुरंत यूजुरिहा पर संसाधित पुनर्जीवन तरल पदार्थ डालते हैं, लेकिन वह तुरंत पत्थर से नहीं बनती है। सेंकू यूजुरिहा पत्थर के बाहर टूटने से पहले तरल पदार्थ के पीछे विज्ञान की व्याख्या करता है। त्सुकासा अपनी कुचलने से वापस आता है, समूह से सामना करने के लिए स्प्री, जो अब उसे एक हत्यारा मानते हैं। तेजू उस पर हमला करने दौड़ता है, लेकिन सेंकू जानता है कि त्सुकासा उसे तत्काल हत्या कर देगा, इसलिए उसने उनके बीच एक तीर चलाया। यह त्सुकासा को भ्रमित करता है, जो फिर भी तेजू पर एक शक्तिशाली प्रहार करने में सक्षम होता है। त्सुकासा ध्यान देता है कि तेजू ने वास्तव में उस पर हमला नहीं किया, तो वह समझाता है कि वह लोगों को चोट नहीं पहुंचाता, चाहे कुछ भी हो। क्या? त्सुकासा उसके शब्दों से स्तब्ध होता है, इसलिए वह उसे यूजुरिहा को मारने की धमकी देकर परीक्षा करता है। तेजू उसकी रक्षा में उत्साही होती है, लेकिन त्सुकासा के हमले को रोकने से हुए चोट के कारण गिर जाती है। त्सुकासा लड़ने का फैसला नहीं करता है, इसलिए वह समूह को छोड़कर जंगल की ओर जाता है। सेंकू उनके आधार को नष्ट करना शुरू करता है। वह समूह को बताता है कि उन्हें अपने निकास को नकली करने की जरूरत है अगर वे सफलतापूर्वक एक हथियार बनाना चाहते हैं जो त्सुकासा को रोकने में सक्षम होगा। कारण वे अपने हथियार के लिए कच्चे सामग्री खोजने के लिए यात्रा पर निकलते हैं। त्सुकासा बेस पर पहुंचता है, लेकिन तुरंत सेंकू के लक्ष्य को पकड़ लेता है। पहुंचे समूह एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है। यहाँ सेंकू उन्हें बताते हैं कि वे बारूद प्राप्त करने के लिए पहुंचे हैं। पहाड़ की चोटी पर तेजू और यूजुरिहा एक गर्म झरने में आराम करते हैं। यह वह उसे बताता है कि वह उनकी बातचीत को समाप्त कर देगा। 3700 वर्ष पूर्व से जब वे सभ्यता को वापस लाते हैं, सेंकू ने गंधक कोयला प्राप्त किया है।
और पोटेशियम नाइट्रेट जो बारूद बनाने के लिए आवश्यक सामग्री है। वे सामग्री को साथ में प्रसंस्करण करना शुरू करते हैं। तेजू एक चिंगारी को अनजाने में चला देता है जिससे विस्फोट हो जाता है। तेजू उसकी विस्फोटक शक्ति के शौक में है, इसलिए सेंकू सत्यापित करता है कि वह त्सुकासा के साथ युद्ध नहीं कर रहा है और वह समझाता है कि वह कैसे एक सौदा करने के लिए बारूद का उपयोग ताकत के रूप में उपयोग करने का योजना बना रहा है। वार्तालाप करते समय उन्हें वन से धुआं का संकेत दिखाई देता है। सेंकू को यह समझ में आता है कि पत्थर के अलावा उनके अलावा अन्य लोग भी हैं। वे अपना स्वतंत्र संकेत भेजने के लिए विस्फोट को बढ़ाने का फैसला करते हैं, लेकिन अंत में त्सुकासा को अपनी स्थिति बता देते हैं। वह त्वरित रूप से युजुरिहा को गोद लेता है। उसे रिवाइवल फ्लूइड का रहस्य प्राप्त करने के लिए एक सौदे की जेटी का उपयोग करता है, इसलिए युजुरिहा बलि का बकरा बनने का फैसला करती है। सेंकू जानता है कि यदि उसने त्सुकासा को सूत्र बताया तो उसे मार दिया जाएगा। हालांकि उसने उसे फिर भी बताया। त्सुकासा सेंकू की जान को बचाने की शर्त देता है यदि वह विज्ञान को त्यागने की शपथ लेता है। सेंकू को उसके बचपन का एक फ्लैशबैक मिलता है। उसकी विज्ञान में रुचि देखकर उसके पिता ने अपनी कार बेचकर उसे उपकरण प्रदान की। सेंकू तेजू के साथ कम उम्र से ही विभिन्न प्रयोग शुरू कर देता है। उसने एक चट्टान बनाने की भी कोशिश की। सेंकू त्सुकासा के प्रस्ताव को मना करता है। उसने उससे कहा कि उसकी मौत को दर्द रहित बनाए, इसलिए त्सुकासा उसे आश्वस्त करता है कि वह एक जटिलता में उसकी ग्रीवा तंत्रिका को कुचल देगा। तेजू सेंकू की मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि वे त्सुकासा सतर्क होता है कि तेजू उससे क्रोध में मुखरित होगा। तेजू एक बड़ा पत्थर उठाकर फेंकता है जो वायुमंडल में छोड़ता है त्सुकासा को युजुरिहा से ध्यान हटाने के लिए, जो नई विकसित पिस्तौल को उसे फेंकती है। पाउडर उनकी क्रियाएं एक नियोजित विस्फोट उत्पन्न करती हैं। त्सुकासा विस्फोट से बिना चोट के बच जाता है, लेकिन तेजू और युजुरिहा सफलतापूर्वक सेंकू के शरीर के साथ भाग जाते हैं। तेजू अलग अलग तरीके आजमाकर सेंकू को पुनर्जीवित करने की कोशिश करता है, लेकिन वह असफल रहता है। वह बचपन की एक याद को याद करता है। याद से उसे यह समझ आता है कि सेंकू वास्तव में किसी के लिए अपने आप को बलिदान नहीं करेगा। तेजू अपने दिमाग में जवाब ढूंढने लगता है। उन्हें याद आता है कि सेंकू हमेशा अपनी गर्दन क्रैक करता था। वे उसके शरीर की जांच करते हैं और उसकी गर्दन पर एक पत्थरीकृत पोषण का पता लगाते हैं। पुनर्जीवन तरल पदार्थ है जो क्षेत्र पत्थरित होते हैं, उन्हें ठीक करने के लिए जाना जाता है, तो वे आशा करते हैं कि यह उनके गर्दन को ठीक करेगा। मौत के बाद सेंकू पत्थरी दुनिया में जब वह जागा, उसकी यादें जी रहा है। उसने खुद से जीने के लिए उपकरण बनाना शुरू कर दिया। उसने तेज वस्तु रस्सी हासिल की। सेंकू ने खुद के लिए कपड़े और एक मिनी घर बनाया। उन्हें अपनी थकान का भार महसूस होने लगता है तो वह मदद की तलाश में जाते हैं। वह तेज के शरीर को खोदने के लिए जाता है। फिर वह पत्थरीकरण को खत्म करने के लिए संकेतों की तलाश शुरू करते हैं। उन्होंने अनुमान लगाया कि उनकी पुनर्जीवन में किसी बाह्य कारक की भूमिका होनी चाहिए और इस प्रकार वह नाइट्रिक अम्ल से बहती हुई गुफा का पता लगाते हैं। वह इसे तेजू पर आजमाता है, लेकिन पत्थरीकरण नहीं टूटता, तो उन्होंने पक्षियों और अन्य मनुष्यों पर प्रयोग शुरू कर दिए। वर्तमान में ये अधिक है। सुबह तेजू और युजुरिहा उठते हैं और देखते हैं कि सेंकू फिर से जीवित हो गया है। वे उससे मिलने के लिए उत्साहित हैं और तेजू अपनी पीठ को गले लगाकर तकरीबन तोड़ देता है। बाद में सेंकू दूसरों को समझाते हैं कि चूंकि त्सुकासा समझता है कि वह मर चुका है, वह उसी तरह रहने का इरादा रखता है। उन्होंने तेजू और युजुरे को उनके शिविर में जासूसी के लिए घुसने का आदेश दिया। सेंकू समझाता है कि वह धुआं भेजने वाले रहस्यमय लोगों के साथ सहयोगियों की तलाश में जाएगा। त्सुकासा एक महिला से मिलता है। वह तुरंत उस पर हमला करती है, हालांकि उसे उसके हमलों को रोकने में कोई समस्या नहीं होती है। वह उसे बताती है कि उसने युजुरिहा को कैद करने और सेनका को मारने की घटना देखी थी। त्सुकासा समझता है कि वह उसके लक्ष्यों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है, इसलिए उसने एक पेड़ उस पर गिरा दिया। सेंकू जल्दी से उसकी स्थिति पर पहुंचता है और उसे एक बड़े पेड़ के नीचे फंसा हुआ पाता है। वह एक पुल्ली बनाना शुरू करता है, जिसका उपयोग वह लॉग को उसके ऊपर से उठाने और उसे मुक्त करने के लिए करता है। वह खुद को कोहकू के रूप में परिचय देती है। वह सेंकू से कहती है कि उसे उसकी तरफ आकर्षित किया गया है, लेकिन सेंकू जल्दी से स्पष्ट करता है कि वह संबंधों में रुचि नहीं रखता है। रात में सेंकू ध्यान देता है कि वह चौकस है। वह उसे कहता है कि वह उसकी नींद में एक शेरनी के साथ हमला करने का सोचना भी नहीं करेगा। हालांकि कोहकू समझाती है कि यह पहले से ही उसकी आदत हो चुकी है सतर्क रहने की। वह सेंकू से कहती है कि वह उसे त्सुकासा को हराने में मदद करेगी और उसे अधिक सहयोगियों से मिलवाएगी। अगले दिन वह अपने गांव में गर्म सोते का पानी लाने जाती है। उसने त्सुकासा के साथ अपने युद्ध से ठीक नहीं होना, इसलिए सेंकू उसकी मदद करने की पेशकश करता है। आश्चर्यजनक रूप से वह गमला हिला नहीं सकता है, इसलिए उन्होंने उन्हें पहाड़ के नीचे गमला हिलाने में मदद करने के लिए एक यंत्र बनाया। वे गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं। सेंकू को आश्चर्य होता है कि इतने सारे लोग पहले से ही वहां रह रहे हैं। वह अचानक दो लड़कों द्वारा हमला हो जाता है, लेकिन कोहाकू द्वारा सुरक्षित किया जाता है, जो उन्हें बताते हैं कि उन्होंने उसकी जान बचाई थी। लड़के, जिन्हें किन्रो और जिनरो कहा जाता है, समझाते हैं कि यह गांव के नियमों के खिलाफ है कि अजनबियों को अंदर आने दिया जाए। सेंकू साबुन का उपयोग करके बहुत सारे बबल बनाता है, जिससे योद्धा उलझन में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी होती। क्रोम खुद को जादूगर के रूप में पेश करता है और दृश्य पर आता है। वह समझता है कि बुलबुले कोई खतरा नहीं है। फिर वह जादू की डुएल में सेंकू से सामना करता है। क्रोम एक आग बनाता है और उसके रंग बदलकर अपना जादू शुरू करता है, लेकिन सेंकू सादे शोले परीक्षण से प्रभावित नहीं होता। क्रोम अपने अगले पार्टी ट्रिक पर आगे बढ़ता है, जहां वह बिजली उत्पन्न करने के लिए एक गेंद के ऊपर अपने हाथों को घिसता है। सेंकू बॉल को उच्च वोल्टेज की बिजली बनाने के लिए लेता है। उसे प्रभावित करता है कि क्रोम ने आधुनिक ज्ञान के बिना इतना कुछ हासिल करने में समर्थ हो सका। सेंकू ने अपने शेड को अंदर एक नए आधार के रूप में बदल दिया। वह पता लगता है कि क्रोम ने पहले से ही अनेक प्रकार के खनिजों को चुन लिया है। सेंकू उबालता है धातुओं का उपयोग करके और परिणाम को किन्नरों की भाला सोने से लेपित करता है। पुराना वह समझ जाता है कि सेंकू उसे घूस देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह उसे मना कर देता है। शेड में सेंकू ने कई औषधीय पौधों का ध्यान दिया और क्रोम ने समझाया कि यह सब रूढ़ी का इलाज करने के लिए है।
जो कोहाकू की बीमार बहन है। सेंकू च्रोम को यह समझाता है कि पेट्रिफिकेशन से पहले दुनिया कैसे काम करती थी। इसलिए क्रोम ने तय किया कि यदि सेनकू रोड़ी का इलाज करने का कोई तरीका ढूंढ सकता है तो वह सहयोग करेगा। गांव में सेनकू के आगमन की खबर फैलनी शुरू हो जाती है। वे कोहाकू के पिता गांव के प्रमुख से कहते हैं कि यह कोहाकू था जिसने अजनबी को ले आया। सेंकू समझाता है कि वह ऐसे एंटीबायोटिक बनाने जा रहा है जो लगभग हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं। वह उन्हें ड्राइव बनाने के लिए आवश्यक कदमों की व्याख्या करता है। समूह मैग्नेट का उपयोग करके लोहे की रेत इकट्ठी करने के लिए नदी की ओर बढ़ता है। थोड़ी देर बाद एक तरबूज किड नामक स्वीका उनकी सहायता करने के लिए उपस्थित होता है। वे उसे स्वागत करते हैं क्योंकि उन्हें सभी शक्ति की आवश्यकता होती है। लोहे की रेत इकट्ठी करने के बाद सेंकू उसे पिघलाने के लिए एक भट्टी बनाता है और समूह रात भर हवा फूंकना शुरू करता है। अगले दिन उनकी मेहनत बेकार जाती है क्योंकि उनका नंबर इतना अधिक नहीं उत्पन्न कर सका। लोहे को पिघलाने के लिए आवश्यक हीट, वे आवश्यक मानव शक्ति उत्पन्न करने के लिए अधिक लोगों की भर्ती करने का फैसला करते हैं। स्वीका को गांव में जाने का मिशन दिया जाता है ताकि पता लगा सकें कि क्या लोगों को आकर्षित करेगा। वो अपनी रिपोर्ट देने के लिए वापस आती है। यहाँ से प्रत्येक दिन समुद्री मछली खाने से थक चुके गांव के भूखे का खुलासा करते हैं कि गांव में सुंदर लड़कियों को प्रेमी चाहिए। यह सुनकर सेंकू गांव वालों के लिए खाना बनाने का फैसला करता है। वे बाजरा की प्रक्रिया शुरू करते हैं जिसके बाद वे बाजरा प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। आटा, अंडों और अन्य सामग्री जोड़कर सेनकू मिलेट आटा को रामेन में बदल देता है। समूह अपने नए भोजन का आनंद लेता है लेकिन सेनकू परिणाम से निराश है। फिर भी वे एक खाने की स्टॉल बनाने की ओर बढ़ते हैं जो गाँव वालों को आकर्षित करती है। यहाँ वे सभी को हाल ही में प्राप्त रामेन परोसते हैं। कोहाकू एक अपरिचित चेहरे का ध्यान देते हैं तो वे उसका सामना करते हैं। पूछते हैं कि क्या वह त्सुकासा के लिए काम करता है। सेनकू उसे त्सुजिरी जेन के रूप में पहचानते हैं जो पत्थर की दुनिया से पहले एक लोकप्रिय ठग था। जेन जल्दी से एक कहानी तैयार करता है कि उन्होंने खुद को उनके बीच कैसे पाया, लेकिन कोहाकू इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं है। इससे सेंकू को फर्क नहीं पड़ता जब तक वह अपने भोजन के लिए काम करता है। सेंकू गांव वालों के लिए भी काम करने में सफल होता है। साथ ही जेन जो खुद को मानसिकता वाला कहता है, मानता है कि वह त्सुकासा के लिए काम करता है। वह सेनकू से कहता है कि उसे उसकी मृत्यु की पुष्टि करने के लिए भेजा गया था। हालांकि सेनकू के आविष्कार को देखने के बाद उसके दिल में परिवर्तन होता है। वह समझाता है कि वह आसान जीवन जीना चाहता है और सेनकू का विज्ञान ही उसे हासिल करने का एकमात्र तरीका है। सेनकू समूह को बताता है कि वे अगले जनरेटर बनाने जा रहे हैं। वे परियोजना के लिए उपकरण बचत करना शुरू करते हैं जिसमें गांव का पुल भी शामिल है। एक लड़की गांव के चारों ओर उनके कामों की रिपोर्ट करती है, इसलिए मैग्मा जो गांव का सबसे मजबूत है सेनकू को मारने के लिए पहुंचता है। जेन मैग्मा और उसके समूह का सामना फूलों के साथ करता है। वह उन्हें बताता है कि वह जादू के साथ बिजली रोकना चाहता है और अपने हाथों में फूल गायब करके दिखाता है ताकि वे उस पर विश्वास करें और जाएं। सेनकू और पार्टी पहाड़ की चढ़ाई करते हैं। यहाँ उन्होंने किन्रो के भाले को एक बिजली की रॉड के रूप में उपयोग किया और योजनानुसार मैग्नेट बना पाए। हालांकि किन्रो जिससे प्यार करता था उसकी लागत पर वे कॉपर प्लेट बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं और मैग्नेट के साथ उन्होंने सफलतापूर्वक एक जनरेटर बनाया। जेन की मदद से उन्हें जनरेटर संचालित करने के लिए किन्रो और जिनरो को भर्ती करने में सक्षम होते हैं। सेनकू शेड की चोटी पर चढ़ता है जहाँ वह अपने एडिसन लाइट बल्ब बनाने के लिए एक बांस की पत्ती के साथ। समूह चर्चा करता है कि सजिरी जेन के साथ क्या करना है। सेंकू समझाता है कि उन्हें एक तरीका खोजना होगा जिससे जेन त्सुकासा को यह रिपोर्ट कर सके कि वह वास्तव में मर चुका है। जेन के मन में इस मुद्दे पर मिश्रित विचार हैं। उसे याद है कि त्सुकासा ने उसे पुनर्जीवित किया था और त्सुकासा समझाता है कि उसका कार्य यह जांचना है कि क्या सेंकू अभी भी जीवित है। वर्तमान में वापस जेन को कुछ अज्ञात पुरुषों ने हमला किया। समूह उसकी सहायता के लिए बाहर दौड़ता है लेकिन खोजता है कि उसने अपने हमलावरों को यह विश्वास दिलाने में सफलता पाई कि वह मर चुका है। सुइका का इलाज करने के बाद सुइका जांचने के लिए चली जाती है कि कातिल कौन था। वह अगली सुबह समूह को बताने के लिए वापस आती है कि अपराधी मैग्मा था। उन्हें यह समझते हुए यह रियलाइज होता है कि मैग्मा ने जेन को सेंकू के लिए गलती से समझा जो कोहाकू का सहयोगी है। वह समझाती है कि ग्रैंड बाउट जो एक प्रतियोगिता है जिसमें चुना जाता है कि कौन गांव की पुजारिनी से शादी करके नया प्रमुख बनेगा, वह एक आगामी तो मैग्मा उसके सिर के लिए बाहर है। पिछले वर्ष उसने सिर्फ उसे रूढ़ी से शादी करने से रोकने के लिए प्रतियोगिता में जुड़ी। पुजारिनी कोहाकू सुझाव देती है कि उनका सबसे अच्छा दांव यह है कि उनके विज्ञान के राज्य से कोई व्यक्ति प्रतियोगिता जीते ताकि गांव वालों द्वारा स्वीकार किया जा सके। वे जिनरो और किन्रो को प्रतियोगिता में उनके चैंपियन होने के लिए देखते हैं। कोहाकू उनकी प्रशिक्षण देता है जबकि सेनकू और तेजू एंटीबायोटिक बनाने की योजना बनाते हैं। सुबह जेन चुपके से त्सुकासा के पास वापस जाता है। समूह चिंतित होता है और उसके पीछे जाने की कोशिश करता है लेकिन सेनकू उन्हें रोक देता है। जैसा कि उन्हें विश्वास है कि जेन नहीं बताएगा। उन्होंने पहले ही एक समझौता किया था जहाँ सेनकू उसके सहयोग के बदले में उसे कोला बनाएगा। हाँ, सहमत। जेन त्सुकासा को रिपोर्ट करती है कि सेनकू मर चुका है। सेनकू तेजू को सूचित करता है कि उन्हें दवाई बनाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सामग्री की जरूरत है। उन्होंने समझाया कि सामग्री की जरूरत कांच है। वह स्वीका के सिर पर तरबूज को माश करता है जो उनका प्यारा चेहरा जो बदल जाता है बहुत अच्छी तरह से परिवर्तित करता है। उन्होंने प्रकट किया कि उनकी दृष्टि कमजोर है और तरबूज मास्क से बेहतर बनाता है। हालांकि सेनकू उसकी स्थिति को समझता है। वह समझाता है कि कांच बनाने से उसकी स्थिति का उपचार होगा। सेनकू टीम को कांच बनाने के लिए सामग्री खुदाई करने के लिए नेतृत्व देता है। क्वार्ट्स और रेत, वे प्राप्त रेत को एक ढेर सामग्री के साथ मिलाते हैं जो उनके पास पहले से ही है और सफलतापूर्वक कांच बनाते हैं। संकृत गिलास को पॉलिश करके अपवर्तन करता है जब तक यह स्वीका के लिए उपयुक्त नहीं हो जाता। उसके नए चश्मे के साथ वह पहली बार स्पष्ट देख सकती है। कोहाकू किन्रो की प्रशिक्षण जारी रखती है। वह उसे आसानी से हरा देती है जब वह उनके बीच की दूरी कम करती है। जिनरो को पता है कि उन्हें दूरदर्शिता है लेकिन उन्होंने उन्हें अपनी स्थिति किसी से भी पता नहीं चलने दी, यह कहते हुए कि योद्धाओं के पास कोई बहाना नहीं होता है।
उपयोगों, सेंकू अपनी कांच निर्माण परियोजना के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन वे हर बार विफल होते हैं। तेजू एक व्यक्ति को सूक्ष्म शिल्प के साथ सहायता के लिए लाता है। वे ये बनाते हैं। बुजुर्ग आदमी कहते हैं केक। डिक्सी उनकी विफल कांच निर्माण प्रयास को देखते हैं तो वह बहुत उत्साहित हो जाता है और सहयोग करने का प्रस्ताव देता है। उनकी सहायता से वे सफलतापूर्वक बहुत सारी कांच की चीजें बनाते हैं। जिनरो और किनरो ने सेंकू से एक स्वर्ण और चांदी की भाला बनाने के लिए कहा। सेंकू सहमत होता है शर्त के साथ कि वे उसे एक महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त करने में मदद करें। सेंकू चांदी की भाला बनाता है और टीम को एक गर्म झरना क्षेत्र की ओर ले जाता है। वह जिनरो को बताते हैं कि भाला एक संवेदक के रूप में काम कर रहा है। उसे ध्यान देना होगा जब टिप काली हो जाती है या वे सभी मर जाते हैं। वे जिनरो के साथ क्षेत्र का पता लगाते हैं। जिनरो चिंता से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। अंत में वे अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं, एक पन्ना हरा स्रोत जिसकी सेंकू आशा करता है। हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड को समाविष्ट करने के लिए जिनरो को वसंत द्वारा मोहित किया जाता है, लेकिन उसे जहरीली गैस को सांस लेने से पहले कोहाकू द्वारा समय पर बचाया जाता है। वे देखते हैं कि जो पक्षी पास गए वे तुरंत मर गए। परिवार सल्फ्यूरिक अम्ल के खतरे को देखने के बाद गांव में वापस आकर कोहाकू अपनी जान जोखिम में डालने की स्वयंसेवक बनती है। उसे रोक देता है। उसने उन्हें एक कहानी सुनाई जहां एक आदमी तत्काल मर गया जब उसने अपने शूलेस बांधने की कोशिश की, क्योंकि जहरीली गैस उसकी घुटने के नीचे स्तर पर थी। उन्होंने उसे समझाया कि उसकी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, चाहे उसकी स्पीड कितनी भी हो। सेंकू समूह को बताते हैं कि वे गैस मास्क बनाने जा रहे हैं। गैस मास्क बनाने के बाद उन्होंने क्रोम से कहा कि अगर गैस मास्क काम नहीं करता है और वह मर जाता है तो पीछे रहे। क्रोम उनकी योजना से सहमत नहीं है, इसलिए वे समझौते के लिए तय करते हैं। सेंकू ने गैस मास्क सफलतापूर्वक बना लिए हैं, इसलिए वे अकेले स्रोत की ओर जाते हैं, जिनरो को छोड़ते हुए जो डर गया था। वे अकेले एक टुकड़े में स्प्रिंग पहुंचते हैं, जबकि ओल्ड मैन कैक्सी को जिनरो को जोश भरने में सफलता मिलती है। उन्होंने जिनरो के लिए एक अतिरिक्त मास्क बनाया। स्प्रिंग पर क्रोम ने देखा कि सेंकू का उपकरण क्षतिग्रस्त है। वह आउट तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके नीचे की जमीन बजाय उसके गिर जाती है। वह गिरना शुरू कर देता है, लेकिन जिनरो अपने भाले के साथ उसे बचाने के लिए नीले में से प्रकट होता है। वह खतरे से उसे बाहर निकालने में सफल होता है और समूह सफलतापूर्वक सल्फ्यूरिक एसिड हासिल करता है और इससे एनिमे का अंत हो जाता है। यदि आप द्वितीय भाग चाहते हैं तो टिप्पणी करें। अगर आपने आनंद लिया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली वीडियो को छूने का अवसर न छोड़ें तो अधिसूचना बेल चालू करें। अगली बार तक।